नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, हैरत होती है कि एक तरफ तो सरकार इस बात का ड्रामा कर रही है कि हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों पर खालिस्तानी होने का आरोप लगा रही है, वो भी अदालत के अंदर। आज अदालत में क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, फैसला क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, मगर सबसे पहले सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे थे, अटॉर्नी जनरल, उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस आंदोलन के अंदर कुछ प्रतिबंधित गुटों का प्रवेश हो गया है, ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हां, कुछ खालिस्तानी संगठनों ने इसमें प्रवेश कर लिया है। दुख की बात यहां पर यह है कि किसी सिख फॉर जस्टिस, ब्रिटेन में या कहीं बाहरी देश कनाडा में बेस्ड किसी सिख फॉर जस्टिस ने यह कह दिया था कि 26 जनवरी को इंडिया गेट पर जो है हमारा झंडा बुलंद होगा। अब कोई प्रतिबंधित ग्रुप ने 7 समंदर पार कोई बयान दिया था, तो उसकी जवाबदेही हमारे किसानों की कैसे है, मुझे बताइए आप। अपने आप में बहुत शर्मनाक है दोस्तों कि एक तरफ तो आपने 8 दौर की लंबी बातचीत कर ली और फिर आपका नुमाइंदा कोर्ट में जाके कह रहा है कि इस संगठन के अंदर, इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, सोम प्रकाश ये बातचीत क्या खालिस्तानियों से कर रहे हैं? ये दोहरी मार, ये दोहरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। एक तरफ तो देश के सामने आंखें नम करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि सिखों की राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। वो ये बात कहते हैं कि उन्हें बदनाम नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। एक तरफ तो राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ आपके नुमाइंदे कहते हैं कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। अपने आप में ये बहुत ही अजीबोगरीब दोहरे मापदंड हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह के बयानात दे रही है। और ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने बदनाम किया इस आंदोलन को। क्या कहा था रविशंकर प्रसाद ने? रविशंकर प्रसाद ने यह कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग का कब्जा हो गया है। और क्या कहा था पीयूष गोयल ने? वो पीयूष गोयल जो किसान के सामने खड़े होकर किसान को धमकाते हैं कि तो आप सबकी कच्चे चिट्ठे से मैं वाकिफ हूं, पोल खोली जा सकती है। उन्होंने भी कहा था कि अगर अर्बन नक्सलों के गिरफ्त से किसान बाहर आ जाए तभी वो किसान के जो कानून है उसके फायदे को समझ पाएगा। मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं कि इस आंदोलन में कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों का प्रवेश है। यानी कि एक के बाद एक आंदोलन के साथ किसी ना किसी भावना को जोड़ना, किसी ना किसी विचारधारा को जोड़ना। मगर कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर आपने ये कहा कि खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। और इसी के जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने, बोबडे साहब ने कहा है कि अगर आपके पास इस बात को लेकर कोई प्रमाण है तो आप तुरंत एफिडेविट जारी करें। एफिडेविट जो हैं वो हमारे सामने पेश करें। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास इस बात को लेकर कोई एफिडेविट होगा। क्या वो एफिडेविट में ये लिख पाएगी कि इन किसानों के अंदर खालिस्तानी मौजूद हैं? क्या वो एफिडेविट के अंदर ये लिख पाएगी कि ये किसान जो हैं वो आतंकवादी हैं? मैं यही तो जानना चाहता हूं मोदी सरकार से, फिर आप किसानों से बातचीत का ढोंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अदालत के अंदर ये बात कही, छोटी नहीं बहुत बड़ी, ठीक है। अब इसी चीज को उठाकर आपका पूरा प्रचार तंत्र उन किसानों को बदनाम करेगा, क्योंकि वो तो लगा ही हुआ है। जब सिंघू बॉर्डर पर किसान पहुंचा भी नहीं था तभी किसानों को बदनाम करने का पूरा एक प्रोग्राम बना लिया गया था। अब अदालत के अंदर आप ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि अदालत के अंदर काफी हद तक छीछा लेदर हुई है मोदी सरकार की, क्योंकि कल चीफ जस्टिस बोबडे ने बहुत तल्ख शब्दों में कहा था कि मोदी सरकार का जो पूरा रवैया है हम उससे खुश नहीं हैं। वो इस पूरे संकट को कारगर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एक के बाद एक आत्महत्या हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी मौत हो रही है। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो उस आंदोलन के अंदर हैं, उन्हें एक तरह से इस आंदोलन में वो शरीक हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी चिंता जाहिर की थी।
और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने। पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। आप जानते हैं, इस समस्या को समाधान की तरफ ले जाना इस सरकार का कतई जो है वो उद्देश्य नहीं है। आज आप जानते हैं सरकार के नुमाइंदे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप जो भी फैसला सुनाएं, ऐसी भावना नहीं जानी चाहिए और आप अपने फैसले में लिखिएगा कि यह किसी की जीत नहीं है। यानी कि अदालती प्रक्रिया, किसानों के साथ बातचीत इस सरकार को सिर्फ जीत और हार के मायनों में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि एक शख्स का ईगो इतना ज्यादा है कि वो ये नहीं दिखना चाहता कि उसने किसानों के सामने जो है वो झुक गया है। और ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है क्योंकि किसान तो समितियों की मांग ही नहीं कर रहा ना। आज बेशक सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि समितियां बनाई जाएं, मगर वो किसी भी सूरत में इन समितियों का हिस्सा ही नहीं होना चाहता। मगर सरकार के लिए अभी भी ये बात मायने रखती है कि कहीं आज के इस फैसले से यह संदेश ना चला जाए कि मोदी सरकार की हाथ हुई है। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिस समिति की घोषणा की है, जिन 4 नामों की घोषणा की है, उनको लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। वो कौन से 4 नाम हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहला नाम है भूपिंदर सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। तीसरा नाम है अशोक गुलाटी, जो कि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। और चौथा नाम है जो कि अनिल धनबाट, जो कि शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से हैं। तो ये 4 नाम हैं। मगर आप जानते हैं ये जो चारों नाम हैं वो किसान बिल का समर्थन करते हैं। अब आप बताइए ना, वैसे तो इस समिति में किसान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, किसान इसका हिस्सा ही नहीं होना चाहता है, मगर आपने एक समिति बनाई। ये 4 नाम आप कहां से लाए हम नहीं जानते। अब ये 4 नाम आ गए और ये सभी के सभी समर्थन करते हैं कृषि कानून का। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले आपके सामने अशोक गुलाटी, जो कि इनमें से एक हैं समिति में से, उन्होंने क्या कहा है देखिए। इंडियन एक्सप्रेस में उनका आर्टिकल है, एक्सप्लेन्ड आइडियाज व्हाई द फार्म बिल इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि अशोक गुलाटी इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह है अशोक गुलाटी की राय, जो कि इस समिति में है। अब आगे देखिए, शेतकारी संगठन का क्या कहना है कि इस कृषि कानून को वापस मत लीजिए, इसमें संशोधन कीजिए। अब किसान क्या मांग कर रहा है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से हटाया जाए, मगर शेतकारी संगठन यहां पे साफ तौर पर कह रहा है कि आप इसे हटाइए मत, इसमें संशोधन कीजिए। यानी कि यह भी कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के पक्ष में है। अब यहां देखिए, यह आर्टिकल लिखा है पीके जोशी, आप देख सकते हैं पीके जोशी और अरविंद के पढ़ी। इन्होंने क्या कहा है कि जो किसान कानून हैं वो जो विश्वास की कमी है उसे पूरा कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको तीनों नाम बता चुका हूं, जोशी साहब, अशोक गुलाटी और अब यहां पर जो हैं शेतकारी संगठन, तीनों कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं इन कृषि कानूनों का। और अब चौथा नाम जो कि सामने उभर कर आ रहा है, ये तस्वीर देखिए दोस्तों, नरेंद्र तोमर के साथ जो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वो यहां पर नेता मौजूद हैं। और इनमें से एक हैं भूपेंद्र सिंह मान, जो कि प्रेसिडेंट हैं BKU के, और ये भी इस समिति का हिस्सा हैं। एक सीधा सा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि इस समिति में 2 ऐसे लोग हो सकते थे जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे और 2 ऐसे लोग हो सकते थे जो उसके खिलाफ थे? ये चारों के चारों क्यों आखिर इस समिति में हैं जो कि इन कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं? मैं फिर दोहरा दूं, इस समिति में वो किसान नहीं जाने वाला है, मगर जब आप ऐसी समिति बनाते हैं जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसकी पारदर्शिता नहीं है, जिसकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, मैं जानता हूं, मगर पारदर्शिता इस पूरी प्रक्रिया को लेकर यहां सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसान को इस समिति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। आपको क्या लगता है जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, इसका तर्क है या नहीं है?
और आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही यह फैसला आया, गोदी मीडिया में पूरी तरह से खामोशी थी, क्योंकि इस फैसले में सरकार की जीत के लिए तो एक बात भी नहीं है। हालांकि किसान भी इसमें जीत का दावा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो समितियों का हिस्सा ही नहीं होना चाहता है। वो चाहता है कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए, पूरी तरह से खत्म किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और अब इस पर समितियां बनाई हैं। मुझे लगता है कि यह एक डोर है जिसका दामन थाम के आगे चलने की जरूरत है। मगर चूंकि आज के इस फैसले के जरिए आप केंद्र सरकार की जीत नहीं बतला सकते, केंद्र सरकार को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य चेहरे को पेश करके ये नहीं बता सकते कि मोदी जी फिर से जीते। तो इसलिए जैसे ही ये फैसला आता है, गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को इस समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो अपने आप में आज का जो ये घटनाक्रम है, सुप्रीम कोर्ट में तीनों जो कानूनों को पे फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद दो पार्टीज जो हैं वो काफी हद तक एक्सपोज हुए हैं। पहला, केंद्र सरकार, जिसने हमारे किसान भाई बंधुओं को खालिस्तानी बताया और ये बताया कि उनमें खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। दूसरा, गोदी मीडिया खुद, जी हां, गोदी मीडिया खुद जो है वो एक्सपोज हो गई है, खासकर जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। आप जानते हैं किसान आखिर क्यों कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, और जब वो ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि किसान को आप पर विश्वास क्यों नहीं है। और उसका जवाब आपको इस शख्स के जरिए मिलेगा जिसका नाम है रंजन गोगोई। इनके रिटायर होने के 4 महीने बाद ये राज्यसभा में चले गए थे मोदी सरकार की मदद से। और यही नहीं, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो कम से कम 3 या 5 ऐसे फैसले आए थे जिसने राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार की मदद की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी सरकार के कहने पर उन्होंने ये फैसला सुनाया था, बिल्कुल नहीं। चाहे राम मंदिर हो, कश्मीर के हेबीज कॉर्पस हो, रफाल का मुद्दा हो, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि वाले जो मामले थे, इन तमाम मामलों में जो फैसला सुनाया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर वो बीजेपी की मदद कर रहा था। और फिर रंजन गोगोई जो हैं, उन्होंने प्रवेश किया राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की मदद से। और यही नहीं, मुझे याद है टाइम्स नाउ को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो इस इंटरव्यू में वो कपिल सिब्बल पर हमला करने लग गए थे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि रंजन गोगोई की भूमिका के बाद किसान जो है दूध भी, या कहा जा सकता है छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है। उसके सामने ठंडा दूध है, वो चाहे तो पी सकता है, मगर वो ठंडा दूध भी और छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है। और सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से एक ऐसा संदेश देना होगा, क्योंकि देखिए आज बात किसान की है, कल को छात्र हो सकते हैं, परसों को कोई और हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत जरूरी है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा करता दिखाई दे, कोई ऐसे एक्शंस ले जिससे आम इंसान में उसका विश्वास बढ़े, लगातार बढ़ता रहे। तो आज सुनिए, सरकार में हमने त्वरित एनालिसिस आपके सामने किया कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 3 किसान के कानूनों पर रोक लगा दी है, उसके सही मायने क्या हैं। मोदी सरकार को झटका जरूर है। दूसरा, समिति उन्होंने बता दी है जो किसान को किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, आज अदालत के अंदर सरकार ने कहा कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। नमस्कार।